नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। अब ये दोनों एक साथ कैसे काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये हम लोग कंप्लीट फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस। आपने सुना होगा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है ग्रीन हाउस, और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदा है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है, ये हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है, देखेंगे ध्यान से। ये है लैंड एरिया, ये है नीचे का लैंड एरिया। यहाँ पे सब पेड़ पौधे सब्जी उगाना होता है, सब कुछ यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है। अब इसको कोई भी सब्जी चाहे पेड़ पौधा उसको बढ़ने के लिए, वृद्धि होने के लिए उसमें टेम्परेचर की जरूरत होता है, कुछ मात्रा में टेम्परेचर की जरूरत होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ना मिलने की वजह से यहाँ पे कैसे टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं नीचे का खेती है, अब यहाँ पे घर टाइप का बना दिया जाता है और ऊपर से इसके एक ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगा दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगा दिया जाता है इस पौधे के ऊपर, घर नुमा एकदम होता है, ग्लास लगा दिया जाता है ऊपर से। अब क्या होता है, सूर्य की रोशनी जैसे ही आता है, अच्छा सूर्य की रोशनी ये तीन टाइप के होता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अब ए और बी तो पृथ्वी पे आता नहीं है, ए सिर्फ आता है, अल्ट्रावायलेट ए ही आता है। तो सूर्य की रोशनी जैसे ही ग्लास पे आता है, ग्लास ट्रांसपेरेंसी होता ही है, तो ये पूरा चला आता है धरती पे। अब यहाँ पे खेती बनी हुई है, यहाँ पे सब्जी लगा, सब्जी है, पेड़ पौधा, फूल की खेती है, टमाटर की खेती है, सब कुछ। अब जैसे सूर्य की रोशनी इसमें आता है इस हाउस में, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, सूर्य की रोशनी जो पराबैंगनी किरणें हैं वो परावर्तित होकर के फिर वापस जाने लगती है। और जैसे ही वापस जाने लगती है, पहले तो आती है टेम्परेचर, इसकी स्पीड बहुत तेज होता है और काफी एनर्जी होता है, लेकिन जैसे इस घर में आ जाता है तो यहाँ पे इसकी एनर्जी लो हो जाता है। लो होने के वजह से यहाँ से क्या होता है, ये ग्लास के ऊपर नहीं जाने देता है, एक ग्लास इसको रोक करके रख लेती है। और रोक करके इसलिए रखती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बना रहे। अब इस ग्लोब पे आप लोग समझेंगे, ग्लोब पे आप लोग समझेंगे। अच्छा हाँ, एक पॉइंट आप समझ गए होंगे, एक खेती कहाँ पे किया जाता होगा, आप दिमाग लगाइए। ये सब जो खेती होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम ही पहुंचता है, जितने भी थोड़ी देर के लिए पहुंचता है, इसीलिए यहाँ पे एक घन टूमा बनाई जाती है ताकि सूर्य की रोशनी को हम लोग पकड़ के रखें और यहाँ पे बड़ी मात्रा में खेती, फूल की खेती, टमाटर की खेती उगाई जा सके। अब यहाँ पे देखिए, जो उत्तर उत्तर के जितने आते हैं देश, जैसे यूरोप महाद्वीप के आते हैं कुछ एरिए, उसके वजह से अमेरिका महाद्वीप के कुछ आते हैं, जैसे कनाडा हुआ, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ये सब आते हैं, और नीचे का ऑस्ट्रेलिया हो गया। अच्छा, कुछ तो ऐसे आते हैं जो भूमध्य रेखा पे जो हिमालयी एरिया है, जैसे अपने देश के देखेंगे तो लद्दाख के एरिया जो है वहां पे भी सूर्य की रोशनी कम ही पहुंचता है, तो वहां टेम्परेचर लेने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी ग्लास ही लगाई जाती है, यानी ग्रीन हाउस की तरह से ही बना करके यहाँ पे खेती की जाती है। तो सूर्य की रोशनी, जैसे देखिए धरती है, अब यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो ज्यादातर तो ये लंबवत पड़ती है, तो किनारे किनारे तो जाती नहीं है इसकी, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे कम पड़ रही है। तो जो भी थोड़ा बहुत कम यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, तो क्या होता है कि नीचे खेती करके ग्लास, ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगा करके सूर्य की रोशनी इसमें कैद कर लिया जाता है और फिर दोबारा इसको जाने नहीं दिया जाता है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है और पेड़ पौधे इसको वृद्धि होने के लिए बहुत ही सहायक होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। अच्छा, ग्रीन हाउस होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि धरती पे भी एक टेम्परेचर बना के रखता है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना रहे, अगर ग्रीन हाउस ना रहे, तो हमारे पृथ्वी पे जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा, वो -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी इसका होना बहुत जरूरी है और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर एक ग्रीन हाउस अगर पृथ्वी पर ना किया जाए तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन होगा। टेम्परेचर कितना रहेगा, -18 रहेगा। -18 रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीना। अब हम लोग समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग।
तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद से नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये फर्टिलाइजर में काम आता है। उसके बाद से मीथेन गैस आ जाता है। उसके बाद से आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ज्यादातर प्रतिशीतक जो होते हैं उसी से निकलते हैं, जैसे AC हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ये सबसे ये निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं। उसके बाद से जो जलते हैं उससे निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो मीथेन गैस है ये सड़े हुए चीज से निकलते हैं, जैसे गन्ने का खोइया जो होता है उससे निकलता है, बायोमास बनता है। उसके बाद से जो पशुपालन होता है वहां से निकलता है, जैसे पशु मर जाते हैं वहां से जो निकलते हैं ये सब मीथेन गैस वहां से निकलते हैं। उसके बाद से नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये फर्टिलाइजर में काम आता है, यानी उर्वरक में खेती करने में काम आता है, वहां से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। और सबसे बड़े लेवल पे जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, किसी एक को उठा के समझेंगे, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में। तो इसी को हम लोग समझेंगे, ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे हमारे लिए फायदा है और कितना नुकसान है, ये हम लोग पूरा समझते हैं अच्छे से। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचर है, प्राकृतिक है, ये हमारे लिए फायदा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर हमारे होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर बैलेंस बना के रखता है। अगर ये टेम्परेचर ना रहे तो हमने बताया -18 टेम्परेचर होगा पृथ्वी पे, तो जीना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगा। और जलीय जंतु पेड़ पौधे ये मुश्किल हो जाएगा, नहीं होंगे। तो यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो तो पृथ्वी पर होना जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है कि हम मानव जो भी औद्योगिकीकरण हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा गैसेज हम लोग छोड़ रहे हैं, अब उसके लिए समस्या हो रहा है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है कुछ मात्रा में तो पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन हद से ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है, ये है पृथ्वी। आप लोग फिगर से समझ में आ ही रहा होगा, हमने कोशिश किया है नक्शा बनाने का। उसके बाद से यहाँ है सूर्य। सब सूर्य की रोशनी यहाँ पे आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें, पैराबैंगनी किरणें ये पृथ्वी पे आई, और पृथ्वी पे आई और जैसे इसका तापमान बैलेंस हो गया, तापमान बढ़ गया और फिर यहाँ से ये चली गई वापस। यानी सूर्य की रोशनी आई, बैलेंस तापमान यहाँ का बढ़ा, फिर वापस चली गई। अब इसमें समस्या क्या होता है, जो गैसेज होते हैं ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है नेचर का कि आती है गैसेज चली जाती है, सूर्य की रोशनी आती है फिर परावर्तित हो जाती है। लेकिन हद से ज्यादा गैस कहां से निकलता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी कैसे हो रहा है और ये हमारे लिए कैसे नुकसान है कैसे फायदा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लिए कितना फायदा है, यानी पॉजिटिव। देखिए किसी भी गैस को लेकर के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक, एक निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। तो एक पॉजिटिव आएगा, एक आपका निगेटिव आएगा, हम लोग दोनों ध्यान से समझते हैं। अब देखिए जो हमारे लिए फायदा क्या है इसमें पॉजिटिव, तो फर्टिलाइजर के लिए ये बहुत ही काम आता है। जो भी हम लोग पेड़ पौधा सब्जी लगाते हैं, कुछ भी होता है, ये इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनको नहीं मिलेगा ये विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे हम मानव लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही इन पेड़ पौधों और सब्जियों को होना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। यानी इससे आप समझ गए होंगे, अगर ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल रहा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे इनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है तो ये भी बिल्कुल वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर इफेक्ट पड़ता है, जो फर्टिलाइजर में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको होना जरूरी है। फसलों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बड़े बड़े लेवल पे मिल रहा है अच्छे से तो फसलों में बहुत तेजी से वृद्धि होता है। हर काम उर्वरक से ये कोई जरूरी नहीं कि वृद्धि हो जाता है कि उर्वरक अपने खाद पानी डाला उसके बाद से बहुत तेजी से वृद्धि हो गया। अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है तो चाहे जितना उर्वरक आप डालेंगे तो पौधा नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक हो गया फसलों में वृद्धि। और देखिए पेड़ पौधों में सहायक होना, पेड़ पौधे भी वृद्धि कर रहे हैं तो उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब आपने सुना ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं
तो पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी इनका खाना आप यही कह सकते हैं, इनका भोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, तो बहुत ही फायदा होता है। आप सुने भी होंगे, पूरे देश का हर देश कह रहे हैं कि भाई पेड़ ज्यादा ज्यादा लगाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करें और ऑक्सीजन छोड़ें, तो हमारे लिए फायदा ही होगा। लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है, देखिए पेड़ पौधे, उसके बाद से जलीय जंतु जो होते हैं, जलीय जंतु, इनके लिए भी एक कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत मात्रा में होना जरूरी है। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है, ये 0.03% ही है, लेकिन हद से ज्यादा हो जाएगा तो भाई समस्या तो होगा है। अब इसके यानी फायदे आ गए, फर्टिलिटी में, पेड़ पौधे में, फसल में, ये सब उगाने में कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। अब इसके देखते हैं निगेटिव क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेगेटिव प्रभाव कैसे पड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। अब एक ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाई। अब जंगलों का कटाई होकर, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं पहाड़ है, अब एक पहाड़ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे पेड़ काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अब लेंगे नहीं, इनकी काम खत्म हो गया। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते थे। पहाड़ों पर से पेड़ पौधे काट करके यहाँ पे झूमिंग खेती किया जाता है। झूमिंग फार्मर कहाँ होता है, पहाड़ों पे होता है। यानी पहाड़ों का जो ढलान एरिया होता है वहां का पेड़ पौधा काट करके वहां पे खेती किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं झूमिंग फार्मर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब पेड़ पौधे काट लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएंगे। अब वो पेड़ पौधा जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। अगला देखेंगे वुड बर्निंग, यानी लकड़ियों का जलना, लकड़ी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपका क्षोभ मंडल में जाएगा। उसके बाद से माइनिंग कोल, कोल का खदान। अब देखिए जैसे पहाड़ है, यहाँ पे पेड़ पौधा काट लिया, पेड़ पौधा काटने से जब पेड़ पौधा जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब यहां से ही कोल है। अब पहाड़ों के नीचे जो प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पे है, अब इसको खदान करके अगर कोयला निकालेंगे तो वहां पे भी अपना मीथेन गैस निकलता है। अब इसको कोयला निकाल करके इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि इसको अब कोयला अगर लाद करके अगर ट्रक से ले जाते हैं तो ट्रक में डीजल जल रहा है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कोयला ले जाकर कहीं ना कहीं जलाएंगे या धो के किसी फैक्ट्री में डालेंगे, वहां वो जलेगा तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, इसमें क्या होता है कि बड़े लेवल पे ही पेड़ पौधे काट करके बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इसमें भी समस्या होता है क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तो जलेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद से देखेंगे बर्निंग फ्यूल, फ्यूल हुआ, कोयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, ये सब जब जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलेगा। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा, जिससे मान लेते हैं यहाँ पे औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ऊपर ही तो जाएगा। ऊपर जाने के बाद एक लेयर टाइप का बना लेता है, ये गैसेज होते हैं, ये पूरी गैसेज होते हैं, एक लेयर टाइप का पृथ्वी के कुछ ही किलोमीटर के ऊपर पे जा करके एक गैस नुमा पूरा बना लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब यहाँ पे आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, मीथेन गैस आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस आ जाता है। उसके बाद से जल वाष्प भी आ जाता है, इसमें वाटर वेपर जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, धरती के कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गैसेज जो है ये छा जाते हैं। अब इसमें देखिए समस्या क्या होता है कि जैसे सूर्य की रोशनी, पहले तो हमने बताया कि सूर्य की रोशनी आ रहा है, अगर पूरी तरह से यहाँ पे गैस नहीं लगा है तो सूर्य की रोशनी आ रहा है, फिर परावर्तित होकर के ये वापस चली जा रही है। लेकिन जब ज्यादा गैस इसके पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो समस्या क्या है कि सूर्य की रोशनी तो आ रही है, अब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर धरती पे हुआ, अब फिर ये जाने की जब कोशिश करती हैं तो जा नहीं पाती हैं। जा इसलिए नहीं पाती हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही तमाम गैसेज भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा गैसेज भरे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, मीथेन CFC हुआ, ये सब इनको रोक कर रखती हैं कि नहीं आपको अब आ तो गए हैं लेकिन आपको जाना नहीं पड़ेगा और ना हम जाने देंगे। तो फिर क्या होता है, सूर्य की रोशनी जहां तक गई
तो फिर यहाँ से फिर लौट करके पृथ्वी पर आ गई। ध्यान से समझेंगे, यानी सूर्य की रोशनी आई पृथ्वी पे, यहाँ पे टेम्परेचर हीट हुआ, तो फिर ये कोशिश की जाने के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ना जा करके फिर ये परावर्तित कर देती है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे आया, फिर टेम्परेचर हीट हुआ, फिर जाने की कोशिश कर रही हैं, फिर ये नहीं जा पाती हैं, फिर आते हैं, यानी इनका प्रक्रिया ऐसे चलता रहता, आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी। अब ये जो होता है, जैसे ही एक बार पृथ्वी पे रोशनी आता है सूर्य का, तो ये आते समय तो इसका स्पीड बहुत तेज आता है, लेकिन इसकी जाते समय एनर्जी लो हो जाता है, तो ना जा पाती है, तो इसे यहाँ पे तो यहीं से ही जाते आते रहती हैं, इसीलिए बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जब नहीं जा पाएंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब इससे नुकसान क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा? देखिए, जब पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले समस्या क्या होगा, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले समस्या क्या होने वाली है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो जो जैसे लंबवत पड़ रही है सूर्य की किरणें, तो सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पे है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे, सॉरी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो यहाँ पे सब बर्फ है और नीचे भी सब बर्फ है। और उसके बाद से निम्न अक्षांश पे, यानी बीच में जो हिमालयी एरिया है वहां पे भी बर्फ है, तो तापमान बढ़ेगा तो इनका गलना शुरू होगा। जब ये गलेंगे तो महासागरों में जल बढ़ेगा, और जब जल बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबेंगे। आपने देखा होगा इंडोनेशिया का कुछ जो जावा द्वीप है, यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि ये डूब रहा है धीरे धीरे। तो समस्या यहाँ पे है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फें पिघल रही हैं, बर्फ पिघल करके ये महासागर में अपना जल बढ़ा रही हैं। जब ये जल बढ़ेगा तो छोटे छोटे द्वीप डूबेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए पूरी दुनिया इस पे विचार कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बचाया जाए। एक तरह से देखेंगे तो हमारे लिए फायदा है, फायदा के साथ साथ नुकसान भी है, हमने दोनों ये समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस, और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे लिए फायदा है, कैसे नुकसान है। अगले वीडियो किसी और टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।